हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। आइए दोस्तों, कल हमने जो सामान्य प्रबंधन के 12 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 13 क्वेश्चंस की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रमोद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और फिर से कहना चाहता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं और पटवारी से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं या फिर कोई अन्य चीज़ें जो भी हैं रिलेटेड उससे, वो सभी वहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के 13 नंबर के क्वेश्चन से। तो हम 13 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को किसके हिस्से में परिलक्षित किया जाता है। मतलब जो धन वक्तव्य हैं ये उपयोग करता है और उसके जो स्रोत हैं वो किसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। पूर्व अनुमानित तकनीक के अंतर्गत, एक अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत, या फिर बैलेंस शीट की तैयारी, या फिर निधि प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत। तो जो भी धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को हम किसके अंतर्गत परिलक्षित करते हैं, तो ये करते हैं हम डी ऑप्शन में दिया गया फंड फ्लो एनालिसिस मतलब निधि प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत, ना कि तुलनाशीत्र और अनुपात विश्लेषण और पूर्व अनुमानित तकनीक के अंतर्गत ये चीज़ नहीं करते हैं। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को हम निधि प्रवाह विश्लेषण के हिस्से के रूप में परिलक्षित किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन के पढ़ता हूं मैं। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए क्या कहलाती है। इक्विटी लागत, ऋण लागत, करार रखी गई कमाई की लागत, या फिर वरीयता पूंजी की लागत। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण लागत। जो प्रतिफल की आवश्यक दर होती है जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों के संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है वो होती है हमारी कौन सी लागत, ऋण लागत। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि ब्लैंक प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। मतलब प्रबंधकों की जो प्रणालियां विकसित करने में मदद करती है वो सूचना को बेहतर नियंत्रण उसको मिलता है। तो वो किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के अंतर्गत, या फिर सूची नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत, बजटीय नियंत्रण प्रणाली, या फिर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो जो हमारी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली होती है ना, वो प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करती है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। क्या होता है, जब कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली पर प्रबंधकों की जो भी परिष्कृत प्रणालियां होती हैं उसको विकसित करने में ये मदद करती है, बहुत यूजफुल होती है और सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण इसको मिलता है। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूंजीगत व्यय में किस में परिलक्षित होगा। जो पूंजीगत व्यय होता है वो किसके अंतर्गत आता है। व्यापार खाते के अंतर्गत, लाभ एवं हानि खाते के अंतर्गत, लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के अंतर्गत, या फिर बैलेंस शीट या फिर तुलना पत्र जिसको बोला जाता है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। जो भी
पूंजीगत व्यय होते हैं ये सभी बैलेंस शीट या फिर तुलना पत्र के अंतर्गत लिखे जाते हैं। व्यापार खाते वो कहलाते हैं जिसमें व्यापारिक संबंधित जानकारी हो। लाभ हानि खाते कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये उसमें लिखा जाता है। ठीक है, विनियोजन का मतलब ये होता है कि एनालिसिस करना कि लाभ हमें कितना हुआ है, हानि हमें कितनी हुई है। ठीक है, तो जो पूंजीगत व्यय होता है वो हमेशा बैलेंस शीट में ही परिलक्षित होता है। आगे चलते हैं। अगला नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। जो नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र है वो किसने दिया था। वर्टल और मार्टिन के द्वारा, हिक और गुलेट्टे के द्वारा, B.A. ग्रे यूनास के द्वारा, या नॉर्मन हॉर्टन के द्वारा। तो ये दिया गया था हमारा किसके द्वारा, V.A. ग्रे यूनास के द्वारा, ग्रेक यूनास के द्वारा। जो नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र है वो दिया गया था हमारा B.A. ग्रेक यूनास के द्वारा। आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही दिया गया है या फिर गलत दिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य हमेशा कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मतलब क्या है कि जो मूल्य में कमी आ जाती है उस टाइम पर व्यक्ति भविष्य की तुलना में अभी जो वर्तमान में उपभोग करना उसका काम करना पसंद करेगा। आगे चलेंगे। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। सही बात है कि जो पैसे का मूल्य होता है वो अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है कि मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है, जबकि ये होता है मुद्रा का कालांतर मान। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा कि ये कथन हमारा सही नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट है। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। इसमें ये बताना है कि जो हमारी निधि है वो उसका स्रोत क्या है। केवल इमारत की बिक्री करना, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, या उपर्युक्त सभी। तो निधि का जो स्रोत होता है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग की बिक्री की तो उससे भी हमें क्या होगी, पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, निधि मिलेगी। शेयर जारी किया तो उससे भी मिलेगा, या फिर सावधि ऋण तो उससे भी हमें क्या होता है, मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हमारे निधि के क्या दिए गए हैं, स्रोत दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किसके रूप में जाना जाता है। एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का हिस्सा होता है वह किस रूप में जाना जाता है। ब्रांड नाम के रूप में, ब्रांड निशान के रूप में, या फिर लोगो, या फिर पेटेंट के रूप में। तो ये जाना जाता है हमारा लोगो के रूप में। जो भी अनूठा प्रतीक होगा ब्रांड का एक हिस्सा कहलाता है और वह लोगो के रूप में जाना जाता है। आगे चलेंगे। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। क्या पूछा गया है, जो संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित कौन करेगा। परियोजनाएं, बजट, कार्यक्रम, या फिर कार्यविधि। तो जो हमारा बजट होता है ये संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। आगे चलेंगे। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त होता है। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त होगा। क्रेता दलाल को, क्रेता और दलाल को, या फिर विक्रेता को। तो ये हमेशा किसको प्राप्त होता है, विक्रेता को प्राप्त होता है। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर कोई विक्रेता से शेयर खरीद लेता है तो लाभांश किसको प्राप्त होगा, हमेशा
विक्रेता को प्राप्त होगा। आइए आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद या फिर ग्राफिक रेटिंग मापनी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निबंध मूल्यांकन। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये हमारा हो गया था ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। जो प्रबंधन शैली है उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार द्वारा अभिलक्षित की जाती है। अवंधता, लोकतंत्रीय, एकतंत्रिकीय या फिर लाभदायी। तो ये होता है हमारा किसके अंतर्गत? अवंधता या अहस्तक्षेपी के अंतर्गत। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ साथ मैं दोस्तों फिर से आपको कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और ज़िले का नाम हमें जरूर सेंड करें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। संवेदनशील, सहजबोध या फिर चिंतनशील या फिर भावनात्मक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा चिंतनशील। जो भी हमारा व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ या विश्लेषणात्मक या अव्यक्तित्व हो जाता है वो हो जाता है चिंतनशील व्यक्ति। तो इसी के साथ साथ दोस्तों क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम शाम 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।